आप देख रहे हैं हल्ला बोल। रब ने बना दी दोस्ती। भारत और इजराइल के रिश्ते नए सिरे से आज लिखे गए। बीते दिन प्रधानमंत्री पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो इजराइल गए, लेकिन उसी के साथ जो करार आज किए गए हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, वाटर मैनेजमेंट पानी के क्षेत्र में हो, या फिर जमीन से लेकर आसमान तक स्पेस में कई सारे हस्ताक्षर किए गए हैं, समझौते किए गए हैं। इन सब पर किस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी बातें कही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए पहले सुना देते हैं। We also recognize that we are being challenged. We are being challenged by the forces of terror, the forces of terror that seeks to undermine our world, our countries, the peace and stability of our common civilization. And we have agreed to cooperate in this area as well. I have to say that from this meeting, we shall be meeting young Moshe Holtzman, who was a survivor of the horrible terrorist attack in Mumbai. And I thank you, Prime Minister, for making this important gesture. But this is an expression of our commitment to fight the bad and work for the good. And I think this is what marks this visit. It's a partnership to seek the good, to defend the good, to achieve the good. And this is a good day. Friends, India and Israel live in complex geographics. We are aware of strategic threats to regional peace and stability. India has suffered first-hand the violence and hatred spread by terror. So as Israel. Prime Minister Netanyahu and I agreed to do much more together to protect our strategic interests. तो दोनों देशों ने सामरिक रिश्तों पर यह जानकारी दी और दोनों प्रधानमंत्री ने बोला, लेकिन उसके बाद मोशे से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी की। वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। 2 साल का था जब मुंबई के हुए आतंकी हमले में उसके माता पिता मारे गए थे और उसके बाद ये भावुक लम्हा। जी सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सर, प्रियंका ने कहा कि वो खुद भी मुंबई की हैं और ऐसा कोई भी लम्हा उन्हें भी भावुक कर देता है। दरअसल आतंक की मार दोनों देशों ने झेला है और जो नेतन्याहू जी की बातें थी उसमें उन्होंने कहा कि सीक द गुड, यानी जो अच्छा है विश्व में उसको पहचानना होगा, जो अच्छा है उसकी तरफ बढ़ना होगा, और इस नजरिए से अहम कदम। देखिए, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे प्रियंका चतुर्वेदी जी, ये ARM अंजना जी, जैसे ये प्रियंका चतुर्वेदी जी बम्बई के, मैं भी बम्बई में बड़ा हुआ हूं। वो भी कोलाबा में जो नारीमन हाउस है वो हमारे घर से कोई 1 किलोमीटर था। मेरे फादर आर्मी में थे। 67 में मैं पहुंच गया था, हम बच्चे थे, चले गए। उसके बाद नेवी ज्वाइन किया। तो जो हमारा नेवी नगर है, कोलाबा हमारा जो बेस है, वो भी नारीमन हाउस से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने भी एज 15 से मैं बड़ा हुआ हूँ, तो सिर्फ बम्बई के अंदर ही हुआ हूँ। और मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि जो बम्बई का सबसे बड़ा एक स्क्वेयर माना जाता फ्लोरा फाउंटेन है, वो फ्लोरा फाउंटेन वहाँ पे एक सैसुन डॉक है, वो डेविड सैसुन के एक जो बगदादी जू थे उन्होंने बनाई थी। क्योंकि ये आज हम जो सुनते हैं टाटा, ये उनकी कॉन्टेम्प्रेरी फैमिली थी, उसके मुकाबले की फैमिली थी, मगर 1921 के अंदर वो इजराइल चले गए थे। उन्होंने उनकी वो जो डेविड सैसुन थे, उनकी जो वाइफ थी, उसके नाम के ऊपर उन्होंने वो फ्लोरा फाउंटेन बनाया था, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। और अपने प्रियंका को यह भी मालूम हो कि जहांगीर आर्ट गैलरी के बिल्कुल सामने एक सैसुन पब्लिक रीडिंग रूम एंड लाइब्रेरी है। वो सैसुन जो थे, डेविड सैसुन फैमिली के हेड थे, उन्होंने बनाई थी। और उसके अंदर आज भी उनका स्टैचू है। बिल्कुल सामने रिदम हाउस है, उसके पीछे सिनेगॉग है। तो ये बगदादी जू थे, एक बड़ी फैमिली थी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब जायन, जिसको बेल्फोर डेक्लेरेशन कहते हैं, जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जनरल एलन बी ने ऑटोमन एम्पायर से टर्क्स को वहां से निकाल दिया, तो उसके बाद
जो लोग थे वो जूज थे, इंडियन जूज, ये फैमिली थी, वहाँ पे चले गए। दूसरा नाम मैं मोशे का बताना चाहता हूँ। मैं खुद खबाद हाउस कई बार जा चुका हूँ, 26/11 के बाद भी हूँ। जब बॉम्बे जाता हूँ तो जरूर एक बार खबाद हाउस में जाते हैं, बिकॉज वहाँ के रेबाई इजराइल मेरे अच्छे दोस्त हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि मोशे जो नाम है ये हिब्रू में नाम है, इंग्लिश में इसी को मोजेस कहते हैं, अरेबिक और उर्दू के अंदर इसी नाम को मूसा कहते हैं। ये एक ही नाम है। और दूसरा ये कनेक्शन जो अपने त्रिवेदी साहब ने बताया, मैं इसको 1000 साल और पीछे ले जाना चाहता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि मैं एक बहुत ही आर्डेंट हिस्टोरिक जूश हिस्ट्री एंड उनका जो मेन जैसे रिलीजियस बुक टोरा कहते हैं उसको काफ़ी स्टडी किया है। और इसमें यह बताना चाहता हूँ कि जो अब्राहम साहब थे, जो कि जिनसे ये तीनों रिलीजन इस्लाम और जूडियाज़म क्रिश्चियनिटी निकलती है, उनके बेटे के नाम थे आइजक्स, और आइजक्स के बेटे का नाम था जैकब। जो जैकब था उसका नाम जैसे किताबों में लिखा गया है कि उसका नाम चेंज करके एक जो फरिश्ते थे उन्होंने नाम इज़राइल कर दिया। तो ये इज़राइल या जेकब के अंदर कोई फर्क नहीं है। उनके 12 बेटे थे, उन 12 बेटों की जो आज औलाद है, उनकी पोस्टेरिटी है, उनके डिसेंडेंट्स हैं, उसको इज़राइल कहते हैं। और जब आप पिक्चरों में देख रहे हैं ये जो जूज हैं, ये एशकनाइज जूज हैं। ये जो मोशे जिसे हम कह रहे हैं एशकनाइज जूज हैं, जो कि जर्मन और यूरोप के जू को कहा जाता है। जो जू वापस नहीं जा पाए, जो बगदाद और इराक के अंदर है, उनको इराकी जहाँ बगदादी जू कहा जाता है। और जो बगदादी जू है वो ही अफगानिस्तान की तरफ आए और वही जो है वो हिंदुस्तान के अंदर आए। हमारे जनरल जेकब, जिनका बहुत बड़ा हाथ है 71 वॉर जीतने का, जैसे अपने जनरल जेडी बख्शी साहब को पता होगा, वो एक बगदादी जू थे। वो बगदादी जू थे, वो भी एक यहूदी थे। तो ऐसे जो हमारा कनेक्शन है बहुत पीछे चला जाता है। और ये जो कोचीन के अंदर जिनको बनाए जू, जो इंडियन जू बनाए जू कहा जाता है, वो वहां से 3000 पहले से बिजनेस एक लंबा इतिहास रहा है। और इतिहास के नजरिए से देखें तो दोनों ही संस्कृतियां या फिर दोनों ही जो सिविलाइजेशन, जी सर, वो बहुत बेहतर है, तो बहुत ही क्लोज है हम उसके, जी बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। और उसी उन्हीं करीबियों ये जो जी सर, मैं लौटूंगी सर आपके पास। और उन्हीं करीबियों से होकर गुजरते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी, अब ये पूरा रिश्ता आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री ने एक नई पहल की है। ये साफ है, कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत पहले एक देश के रूप में स्वीकारा, फिर 92 में पूर्ण राजनयिक रिश्ते हमने स्थापित किए नरसिम्हा राव की सरकार के वक्त। नए सिरे से क्या, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ऐसे तो डील्स हम तमाम करते रहे हैं और इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, गर्मजोशी दोनों राष्ट्राध्यक्षों में जरूर दिखाई दे रही है। देखिए, मैं बात कहना चाहूँगा, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के मामले में हम लोग को एकमत रहना चाहिए। और मैं पूरी ईमानदारी से इस बात का श्रेय नरसिम्हा राव की सरकार को देता हूं कि उन्होंने उस समय की यथार्थ को समझते हुए इजराइल के साथ फुल फ्लेजेड डिप्लोमेटिक रिलेशन, यानी एक पूर्ण राजनयिक संबंधों को स्थापित किया था। मगर वो कांग्रेस जो टिप्पणी कर रही है उनकी विवशता हम समझते हैं। वो देश की अंदरूनी राजनीति में जो उनके राजनीतिक हित हैं उसके चलते हुए उनके लिए इतना बोलना उनकी एक राजनीतिक मजबूरी है, हमें उनको समझना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि आगे क्या, तो मैं सिर्फ वहाँ से एक बात जोड़ते हुए कहूँगा, जैसे जे सिंह साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि इजराइल जो था वो पूरे ईस्टर्न सिविलाइजेशन का हब था। वैसे ही जितने वेस्टर्न सिविलाइजेशन का यानी सीमेटिक रिलीजन्स का, वैसे ही इंडिया जो था ईस्टर्न सिविलाइजेशन का हब था। दोनों में एक और समानता है। जो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ना टैलेंट, इंडियंस के टैलेंट की बात कही, उन्होंने श्रीनिवास रामानुजन की बात कही। अगर जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा 20वीं सेंचुरी में एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन कार्ल गॉस कहा जाता है, वो भी ज्यूस थे। जितनी फंडामेंटल साइंस की डिस्कवरी हुई है 20वीं सेंचुरी में, मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी हो, आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी हो, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी की थ्योरी हो, ऑटो हॉर्न का एटम बम हो, वॉन ब्राउन का रॉकेट हो, ये सब के सब देने वाले इजराइल के थे। और एक मजेदार बात है, एंशिएंट विजडम की जितनी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, चाहे वो जीरो हो, डेसिमल हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, वास्तु हो, एस्ट्रोनॉमी हो, आयुर्वेद हो, वो सब के सब देने में इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब आगे क्या, आगे उसी टैलेंट को, उसी विजडम को आगे लेते हुए मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि इंडिया इजराइल में जानते हैं एक और समानता क्या है, हम दोनों इस बात के विक्टिम हैं कि हम अच्छे थे। फिलिस्तीन ने या अरब कंट्रीज ने इजराइल से इसलिए लड़ाई की कि अब वो मिलिट्री माइट में नहीं जीत सकते थे।
पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ आतंकवाद इसलिए किया कि 71 के बाद उसने समझ लिया कि अब इनसे जीत नहीं सकते, तो अब ये लड़ाई शुरू कर दो। तो अच्छाई का दंश हम झेल रहे हैं, मगर हमें यह विश्वास है कि इस विश्व में सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एंशिएंट इंस्पिरेशन यानी प्राचीन प्रेरणा भी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी भी है, और वो मिलकर हम इसमें एक परिवर्तन ला सकते हैं। और एक सेंटेंस और कहूंगा कि अब इजराइल से जब आप राइट देखेंगे ना, तो इंडिया ही एक डेमोक्रेसी नजर आती है। थोड़ा और राइट चले जाइए तो इजराइल से जापान के बीच में सिर्फ इंडिया ही एक डेमोक्रेसी है। एक ऑस्ट्रेलिया को आप छोड़ दीजिए जो एक प्रैक्टिकली एक्सटेंशन ऑफ यूरोप है। जनरल बख्शी, देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री इस बार इजराइल गए, वो होलोकास्ट म्यूजियम में गए, क्योंकि जो इजरायलीज की एक चीज जो हमें भी अनुसरण करनी चाहिए, वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव, हम नहीं भूलेंगे और हम माफ नहीं करेंगे। जो आपने अत्याचार लोगों ने किए हैं, जो कहर ढाए हैं यहूदियों के ऊपर, भारत के हिंदुस्तानियों के ऊपर, 13वीं सदी से जितना कत्लो गारत हमारा हुआ है, जितने लाखों करोड़ों हमारे लोग मारे गए, हमारी औरतों को जाके वेश्या घरों में बेचा गया सेंट्रल एशिया के अंदर, हमारा कोई होलोकास्ट म्यूजियम है? क्योंकि हम उसे भूल जाना चाहते हैं। हम माफ करने में बड़ी हमको तेजी है, लेकिन हमको भी वी शुड फॉलो द इजरायली डिक्टम, वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। और ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज 26/11 को इस तरह याद किया गया है, और भारत को भी अपनी नपुंसकता का याद दिलाया गया है कि क्या किया हमने 26/11 के बाद पाकिस्तान का, क्या किया हमने पाकिस्तान का, जो 30 साल से जो हमें त्रास देता जा रहा है। वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। हमको होलोकास्ट म्यूजियम बनाने की जरूरत है, और मैं अपील करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी से, और यहाँ त्रिवेदी जी बैठे हैं, कि भारत में भी एक होलोकास्ट म्यूजियम होना चाहिए, जो सिखों का होलोकास्ट हुआ, जो आप जानते हैं औरंगजेब ने जो यहाँ पे जो त्रासदी करी, जो बाबा परागा, जो भाई मतीदास को आरी से चीरा गया, वो सब क्यों नहीं हम याद करते, क्यों हम भूल जाते हैं? और तभी हमारे जो रिस्पांस में वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है, वो गर्मजोशी नहीं है जो इजराइल में आप देखते हैं, क्योंकि वो लोग भूलने को तैयार नहीं, वो लोग माफ करने को तैयार नहीं। हम हर किसी को माफ करना चाहते हैं, हर दूसरे दिन शांति, तीसरे दिन शांति वार्ता करना चाहते हैं। मैं समझता हूं सबसे अहम चीज जो हम इजराइल से सीख सकते हैं वो ये है, वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, जनरल बख्शी ने जो बात कही, मैं सैद्धांतिक रूप से उस बात का समर्थक हूं। अंजना जी, यहां दिल्ली में बंदा वीर बैरागी के नाम के ऊपर बंदा सिंह बहादुर सेतु तो बन गया, पर मैं दावे के साथ कहता हूं, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी बंदा बैरागी के साथ क्या हुआ था वो बोलने के लिए तैयार नहीं होंगे। बंदा वीर बैरागी को जिस बेरहमी से काटा गया था, तो मैं मानता हूं हमारे यहां तो सर हॉलोकॉस्ट का म्यूजियम तो छोड़िए, हमारे यहां वार म्यूजियम नहीं आज तक। भारत ने कितनी लड़ाइयां लड़ी, और हमारी सरकार ने यह सैद्धांतिक निर्णय लिया है कि हम भारत में वॉर मेमोरियल बनाएंगे। हमने आज तक जितनी लड़ाइयां लड़ी, उसके बाद निश्चित रूप से जिस प्रकार के सुझाव उन्होंने दिया है, इन पर भी विचार होना चाहिए, पर हमने वॉर मेमोरियल और वॉर म्यूजियम बनाने का डिसीजन लिया है, जिसकी की योजना प्रारूप बन रहा है। प्रियंका जी, आपसे मैं बात करूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मैम मुझे रुकना पड़ रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब मैं चाहती हूं कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स सबसे छोटे छोटे अगर हम पूरे विषय पर लें, तो आपके साथ शुरुआत करते हुए राजीव डोगरा जी, यहां से ये कारवां किधर जाता हुआ दिख रहा है? क्या हम वो संतुलन, क्योंकि अरब देश क्या सोचेंगे, ईरान क्या सोचेगा, फिलिस्तीन को लेकर क्या रहेगा, इन सबसे ऊपर और आगे बढ़कर एक साहसी कदम प्रधानमंत्री ने उठाया है। क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा विदेश नीति में? देखिए, अगर देखा जाए तो आज के ज़माने में भारत ही ऐसा देश है जिसका सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान तीनों से दोस्ताना है। अच्छा रिश्ता है। बहुत कम देश ऐसे होंगे जिनका इन तीनों से दोस्ताना है। सो हम इफ्स और बट्स, अटकलों का ना सोचते हुए ये सोचें कि ये जो दोस्ती शुरू हुई है इजराइल और इंडिया की पर्दे के ऊपर, क्योंकि अभी तक तो काफी चीजें पर्दे के पीछे थी, तो ये कहाँ ले जाएगी, ये क्या संकेत देती है दुनिया को कि अब जो है संकोच जो होता था, जो डर होता था, वो खत्म हो रहा है। और बार बार इशारा हो रहा है दोनों लीडर्स की तरफ से
कि टेररिज्म जो है ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा जोड़ने की चुनौती है और उसी चुनौती के साथ आगे बढ़ना। जी सर। प्रियंका जी, अब आपसे यही सवाल ले जाते हुए कि आपने इतने वर्ष इसी में गवा दिए कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है ये प्रधानमंत्री का। नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मास्टर स्ट्रोक, भले आप इसको ऐतिहासिक विजिट बताएं, बिल्कुल प्रधानमंत्री हैं, पहली बार गए हैं, 70 साल में पहली बार गए हैं, पर अगर मैंने अभी आपको बताया हमारे ट्रेड रिलेशंस देखें, हमारे रिश्ते देखें, आप इतने सालों की ये फॉरेन पॉलिसी है, कोई स्ट्रक्चर्ड फॉरेन पॉलिसी नहीं हो सकती, फॉरेन पॉलिसी हमेशा फ्लूइड होती है। और अगर आप अभी पॉलिटिकल सिनारियो देखें, यूएस को देखें, यूएसएसआर को देखें, ईरान का रवैया देखें और जिस तरीके से अरब नेशंस को देखें, तो उसमें बदलती स्थिति में हमें भी बदलना जरूरी है और हमें अपने देश का सबसे ज्यादा, देश के लिए क्या सबसे महत्व रखता है उसको देखना जरूरी है। तो सिर्फ टेररिज्म एक मुद्दा नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि हमारे बहुत युवा जनरेशन है जिनको नौकरियों की जरूरत है। तो अगर हमें एग्रीकल्चर में हम नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, इनोवेशन स्पेस में लाते हैं, तो हमारे युवाओं को उसका लाभ मिलेगा। तो ये सब सोचते हुए, उसको हित में रखते हुए ये कदम आगे बढ़ाना जरूरी है। कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, देश को सबसे आगे रखना जरूरी है। बिल्कुल, वोट हित से ऊपर राष्ट्र हित तक मामला पहुंच रहा है क्या सुधांशु जी? देखिए, मैं बिल्कुल ये बात कहूंगा संक्षिप्त में कि देखिए, दोनों की ग्रैंड हिस्ट्री है, एनॉर्मस टैलेंट है, टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, फ्यूचर हमारा ब्राइट होगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहल की उसे एक पंक्ति में कहूंगा जिसमें दोनों देशों का हित और इतिहास समाहित होता है कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। बस वर्तमान सही ढंग से चले, हिस्ट्री भी ग्रैंड थी, फ्यूचर भी ग्रेट होगा। जीजे सिंह जी। मैं कहता हूं इससे, इस जो बातचीत हुई वहां से जो हम सबसे अच्छी एक टेक अवे लेके जा सकते हैं वो है कि उनकी जो मेंटालिटी है, ये जो इजराइल है उसकी मेंटालिटी है, जैसे वो अपनी जो फौज है, जो उनकी जो सर्विसमैन है, जैसे उनका वो ख्याल रखते हैं। मैं यहाँ पे एक बहुत ब्रीफली बताना चाहता हूँ कि जो हिजबुल्लाह के ऊपर जब ये अटैक किया फॉर 45 डेज उसकी बॉम्बिंग की, उसकी वजह यही थी कि उन्होंने दो सोल्जर, दो जो ड्राफ्टेड, जैसे कहते हैं कि वहां 16 साल की एज से वो बच्चों को ड्राफ्ट करते हैं इजरायली आर्मी के अंदर, ट्रेनिंग देते 3 साल के लिए और उनको गार्ड ड्यूटी से बैठा देते हैं। अगर आप इजराइल जाएं तो आप देखेंगे कई जगह पे उनके दो गार्ड बैठे होते हैं। तो ये हिजबुल्लाह वाले जो थे, हिजबुल जो उनका लेबनीज टेरर ग्रुप था, उनको उठा के ले गया था। तो उस टाइम इजराइल ने कुछ देखा नहीं, बॉम्बिंग शुरू किया, उनको बोला कि आप हमारे ये 2 बच्चे वापस कर दो, मगर वो नहीं मान रहे थे लेबनीज। उसके बाद यूएनओ उसके बीच में आया, अमेरिका बीच में आया, उन्होंने कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे बाद में, पहले हमारे जो 2 सोल्जर उनको वापस करिए। हाँ। तो ये बात 45-46 डे तक चलती रही, इजराइल नहीं माना। तो मैं समझता हूं कि उसके बाद उन्होंने पता नहीं वापस कर दिए थे या नहीं, मगर उतने में उन्होंने उनकी एयरफोर्स, उनकी आर्मी, जो लेबनीज आर्मी और एयरफोर्स थी हिजबुल्लाह की, उसको तहस नहस कर दिया। तो ऐसे हमें ये अपने आप में एक सबक भी है, इतिहास भी है, इतिहास के साथ वर्तमान भी है, जिसका जिक्र सुधांशु त्रिवेदी जी कर रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यही है, दोनों देशों के पास धरोहर है और धरोहर के साथ आगे धरती पर कैसे बेहतरी आ सके और कैसे दोनों देशों के रिश्तों के साथ साथ तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल हो सके, इस पर दोनों देशों की नजर साफ दिख रही है। देखते रहिए आज तक।